दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस अब यहाँ पे फंड रेज करने जा रहे हैं। अपने कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मर्चेंट बैंकर से बातचीत कर रहे हैं और बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे और क्या है इसके मायने उसको समझेंगे। दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, क्योंकि बजाज फाइनेंस पे आरबीआई की तरफ से बैन लगा है उसके कामकाज के कुछ जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। उसका क्या फ़ायदा होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विस बाजार में एंट्री कर चुके हैं, वो आने वाले समय अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए एक के बाद एक डिसीजन लिए जा रहे हैं। मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए, कुछ नया मैनेजमेंट में एंट्री हो रही है। ये सारी बातें साबित कर रही है कि ये डिप में एक खरीदारी का मौका है। आज स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट थी, इसके पीछे वजह थी बाजार में गिरावट। और ऐसे में क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा कि हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,655 के स्तर पे क्लोजिंग दिया। 139 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.21% गिरा BSE सेंसेक्स। वैसे सुबह शुरुआत फ्लैट हुई थी, उसके बाद में दबाव देखने को मिला। इंट्राडे में कुछ पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई, उसका असर रहा कि बाजार में हमने गिरावट देखी। उसके पीछे वजह भी है, फ्राइडे को देखा था कि हमने DI और FI दोनों ही बाजार में बिकवाल बने। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट थी। 9,564 के स्तर पे 0.11% की गिरावट थी और इसका असर जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखने को मिला। स्टॉक की शुरुआत 221 पर हुई तो पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग थी फ्राइडे की 220 की, परंतु यही दिन भर का है, इंट्राडे का हाई है। जो लो है वो 215 का है और क्लोजिंग बिल्कुल वहीं पर हुई है 215 के आसपास, जहाँ पे 2.40% की हमें यहाँ पे देख लो कि गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे जो खबर निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 नवंबर को स्टॉक 225 के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की तेजी बनी। फिर 13 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 224 के आसपास, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। 15 नवंबर की बात करें तो 224 के आसपास की क्लोजिंग की, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट थी। लेकिन 16 नवंबर को स्टॉक 226 के आसपास आए 1.2% की शानदार तेजी के साथ। लेकिन 17 नवंबर को फ्राइडे को फिर से स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 220 के आसपास 2.7% की गिरावट के साथ, और आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इसके बीच में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस मर्चेंट बैंकर से बातचीत कर रहे हैं और बॉन्ड इशू करके 5,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ रुपए तक की फंड रेज करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि कंपनी 5,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ यानी करीब $600 मिलियन का फंड रेज कर सकते हैं, और इसके लिए कंपनी बॉन्ड्स जारी करेंगे। फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये अलग हो चुकी है और अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए क्रेडिट रेटिंग और दूसरी नेसेसरी जो अप्रूवल है उसको ले रहे, वो अब प्रोसेस में है। ये सारे अप्रूवल मिलने के बाद तेजी से कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। वैसे जो मर्चेंट्स बैंकर है उनकी तरफ से मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनके हिसाब से फिलहाल उनका कहना है कि वो ऑथोराइज नहीं है कि किसी प्रकार के मीडिया से बातचीत करें इस मामले में। किस तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस अपना आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड रेज करने की तैयारी करे, किस तरह से वो बॉन्ड्स जारी करेंगे। और दूसरी तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी ईमेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, उन्होंने इसके ऊपर रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि कंपनी फंड रेज करने जा रही है, तो कंपनी आने वाले समय में होम लोन, दूसरे ऑटो लोन और दूसरे लोन सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ना जा रही है, बिल्कुल बजाज फाइनेंस की तरफ। और इसके लिए उनको फंड की भी जरूरत पड़ेगी, वो फंड रेज करना जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि रेटिंग एजेंसी इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर AAA की रेटिंग दे रहे हैं। तो क्रेडिट रेटिंग की तरफ से देखें तो वेंकट समुद्र श्रीनिवासन की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस समय जो रेटिंग है वो अच्छी मिल सकती है इसके, जो क्योंकि आप देखें तो एक बड़ा घराना है और ऐसे में यहाँ पे जो भी इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और इसके लिए AAA की क्रेडिट रेटिंग मिल सकती है। वैसे बैंकर्स की तरफ से यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को ये पे मशवरा दिया गया है कि शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर जारी करें, और अगर बॉन्ड्स भी जारी करें तो 5 साल के टेनर के लिए ही जारी करें। तो इस तरह से अब आगे क्या संभावना बनेगी वो आने वाले समय में दिखाने लगेगा। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है कि कंपनी करीब 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करेगी और अपने बिजनेस को अब तेजी से आगे बढ़ाएगी। दूसरी जो बड़ी अपडेट है कि बजाज ग्रुप के ऊपर RBI की तरफ से बैन लगाया गया है। तो आप देखिए
जो उनके 2 प्रोडक्ट हैं जिसमें ई कॉम और इंस्टा ईएमआई उस कार्ड के ऊपर रोक लगा दी गई है। तो इससे एक तरह से देखें तो इसका जो फ़ायदा है दूसरी एनबीएफसी कंपनी को मिलेगा, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस भी शामिल है। देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस मुसीबत में फंस गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी के 2 प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए लोन देने पर रोक लगा दी है। आरबीआई का ये आदेश तुरंत लागू हो गया है और इस आदेश के चलते कंपनी का बिजनेस प्रभावित होगा, बल्कि इसका जो दूसरे एनबीएफसी को फ़ायदा मिलेगा, वो तगड़ा मौका मिलेगा, वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बजाज ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका है। आरबीआई ने कंपनी पर डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। बजाज फाइनेंस देख सकते हो केएफएस नियमों में जो पालन है उसका नियमों का पालन नहीं कर पा रही है और आरबीआई के मुताबिक डिजिटल लोन लेने वाले ग्राहक को आसान भाषा में केएफएस उपलब्ध कराना जरूरी है। इसमें लोन अमाउंट, लोन की अवधि, ब्याज दर पर फीस, जुर्माने से संबंधित जानकारियाँ होनी चाहिए। वो सारी जानकारी अपने कस्टमर को नहीं देते और बाजार की जो जानकारी है उनके मुताबिक आरबीआई का ये फैसला निश्चित ही कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा और फाइनेंस ईयर की दूसरी तिमाही में कंपनी ने करीब 35 रुपये से ज़्यादा के नए कस्टमर जोड़े। इनमें से 6.70 लाख ईएमआई कार्ड ग्राहक है। कुल ग्राहकों में से 10% इंस्टा ईएमआई कार्ड धारक है। हालांकि कंपनी का दावा है कि उसे सिर्फ 1% और लाभ में 0.5% का ही नुकसान होगा। साथ में कंपनी जल्दी ही केएफएस नियमों को लागू कर देगी। लेकिन बजाज के जो जानकार उनका मानना है कि ये जो बजाज ग्रुप को, जो बजाज फाइनेंस को नुकसान होगा, इसका फ़ायदा दूसरी एनबीएफसी उठाएगी और उनको बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। और इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के रही है। तो देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस पर कार्रवाई उस समय हुई है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जियो फाइनेंशियल सर्विस बाजार में कूदने को तैयार है। जियो के पास बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, अच्छी पूंजी भी है। यदि बजाज पर बैन लंबा चलता है तो जियो के लिए बिना विरोध रास्ता साफ मिलने वाला है, यानी इसका सीधा फायदा जियो को होगा। बजाज फाइनेंस की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के लगभग 6.30 करोड़ ग्राहक है। यह रिटेल, छोटे और मध्यम कारोबारियों को कई तरह के लोन देती है, साथ ही पैसा भी जमा करती है। इस बैन से ईएमआई पर कर्ज लेने वाले ग्राहकों को बड़ा नुकसान होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक मौका आ चुका है। बजाज ग्रुप के ऊपर जो बैन लगा आरबीआई का, उस बजाज फाइनेंस की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विस इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और जल्दी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं और इसीलिए इन्होंने फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ जो बड़ी गुड न्यूज ये भी है कि जनवरी महीने से एमएफआई लिस्ट में शामिल हो सकता है लार्ज कैप में, और अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस लार्ज कैप में आएगा तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विस में शुरू हो जाएगा। वैसे फरवरी से लिस्ट लागू होगी, लेकिन जनवरी में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और अगर एमएफआई के लार्ज कैप का हिस्सा बन जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस तो काफ़ी बड़ा निवेश आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, तो डिप में खरीदारी का अच्छा मौका है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश सेठिया की डायरेक्टर की पोस्ट को मंजूरी दे दी गई है और ये कंपनी में अब अपना हिस्सा बनाएंगे और अपनी तरफ से कारोबार, अपनी रणनीति बनाएंगे। तो ईशा अंबानी आने वाले समय में रिलायंस रिटेल बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाए, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। तो कुल मिला के देखें तो ये काफ़ी शानदार मौका है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए और शेयर होल्डर के लिए भी, जिनको डिप में खरीदारी का मौका मिल रहा है। आने वाले समय जिस तरह से रणनीति बन रही है उस हिसाब से स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है और जियो ग्रुप आने वाले समय बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है, तो इसकी शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो ऐसे में जब गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, स्टॉक भी बहुत नीचे, और हमने 2 बार देखा भी कि 220 के नीचे आधे स्टॉक में एक अच्छी संभावना भी पॉजिटिव बनती है, तो भी ये 220 से नीचे 215 के आसपास मिल रहा है। इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश आपको करना चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, कम से कम इस स्टॉक को आप 5 साल दीजिए, यह आने वाले समय 4 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो निवेश करें कम से कम 5 साल के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।